कौम अच्छे बुरे में तमीज कर चुकी है, कौम ने फैसला कर लिया है और इसका हम ये जो बातें कर रहे हैं नहीं है ना, तहरीक-ए-एतमाद का मामला है जो ऑपोजिशन को, ठीक है, या जो तहरीक-ए-एतमाद के मामला है, इसका वोटिंग करवानी है तो टाइम गेन कर रही है हुकूमत। नाज़रीन, एक और मामला है, वो है जानवरों में जो बीमारी है लिम्पी स्किन की, वो आ गई है और उसकी बाद लोगों में ज़ाहिर एक अजीब बेचैनी पाई जाती है। गोश्त की फ़रोख्त 30% कम हो चुकी है और ज़ाहिर जो फ़रोख्त में तो नुमाया कमी देखी जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसका गोश्त खाना जो है वो मुज़र सेहत नहीं है, किसी किस्म का नुकसान कोई नहीं पहुँचता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने ऐवान ज़ीरी का इजलास वफात पाने वाले रुकन असम्बली की फातिहा ख्वानी के बाद आज पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। बाद हुकूमती वज़रा की जानिब से इसको हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के लिए पहला सरप्राइज करार दिया जा रहा है, जबकि अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर शदीद तनकीद और अदम एतमाद की वोटिंग से भागने के मनफी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। सियासी सरगर्मा गर्मी उरूज पर है, मुलाकातों और यकीन दहानियों के सिलसिले भी जारी हैं। दोनों जानिब से कामयाबियों के दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है नाजरीन, उसको मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बाज़ वज़रा और मुशीरों से भी मायूस हो गए हैं। इसीलिए अब वो उनको भी नहीं बता रहे कि उनके पास वो कौन सा आखिरी कार्ड है जिसको सामने लाने पर वो बाजी पलट देंगे। जो हुकूमती लोग इत्तेहादियों से बातचीत और उनको राजी करने के लिए मुलाकातें करते रहे, शायद उन्होंने अब वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों के इरादों से आगाह कर दिया है। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतें भी हुकूमत के लिए खतरा बन चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से अपील की थी कि पूरी कौम 27 मार्च को बाहर निकले ताकि आइंदा कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत ना कर सके। वज़ीर आज़म ने यह भी दावा किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद पर वोट से पहले अपोजिशन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो मुंह के बल गिरेगी और उसे शिकस्त फाश होगी। कि वाकई ऐसा मुमकिन हो सकेगा, और अगर ऐसा है तो क्या 28 मार्च को अदम एतमाद पर अमली तौर पर कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी? वज़ीर आज़म की बुलंदबाज़ दावों के बरक्स वज़ीर आज़म की आवामी राब्ता मुहिम भी जारी है और अभी उन्होंने महासिरा में जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये खुद लोग शिकस्त खाएंगे, ये सिर्फ चूहे हैं, मुझे इन पर तरस आता है। अब एक तरफ बागी अरकान को मनाने की जतन और इत्तेहादियों से मुलाकातें और राबते वज़ीर आज़म की शदीद परेशानी का इजहार कर रहे हैं। सियासी हल्कों में नाजरीन ये भी सवालात जन्म ले रहे हैं कि वज़ीर आज़म का सरप्राइज गोया अपोजिशन के लिए होगा या फिर किसी और के लिए। वज़ीर आज़म ने माजी में ये भी कहा था कि जो लीडर हालात के मुताबिक यूटर्न ना ले वो लीडर ही नहीं, क्योंकि हिटलर और नेपोलियन ने यूटर्न ना लेकर बड़ी शिकस्त खाई थी। क्या वज़ीर आज़म भी इस्तीफे के मामले पर यूटर्न ले सकते हैं? कि नाज़रीन ये भी मुमकिन है कि 27 मार्च को ही वज़ीर आज़म अपने और तमाम पीछे अरकान असम्बली के इस्तीफे देने का ऐलान कर दें, जिसके बाद एक आइनी बहरान खड़ा हो जाए। लेकिन आइन की शिक 94 के तहत सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को अगले वज़ीर आज़म के मुंतखब होने तक काम करने का कह देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख तो ये बताती है कि जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का इम्कान हो तो इस्तीफ़ा देकर इज्जत से घर जाने को तरजीह दी जाती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी मुआवजे का सामना करने के बजाय घर जाना मुनासिब समझा। क्या एक बार फिर तारीख खुद को दोहराने जा रही है? क्या अदम एतमाद की तारीख बदलने जा रही है? क्योंकि अब ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि स्पीकर जो हैं वो जानिबदार जो हैं वो नहीं रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है कि मुकाबले से भागने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म मुकाबले से क्यों भाग रहे हैं? क्या मुकाबले से भाग रहे हैं? क्या सरप्राइज़ दे रहे हैं? इसी पर हम बात करें। सीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुसर्रत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वाकई भाग रही है हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से, या फिर ये मामला कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। हम कहीं नहीं भाग रहे। भाग के PDM की जो सबसे बड़ी जमात है उनका लीडर बाहर गया हुआ है। हम तो उन्हें भी दावत देते हैं आए वापस। अगर उनको वाकई उनकी PDM और जिनको वो फाइनेंस कर रहे हैं अगर वो इनकलाब लाने वाली हैं और हमारी हुकूमत जाने वाली है तो आए ना, वो भी आ जाएं, अपनी बेटी के साथ काफिला लेके निकलें। हम तो इधर हैं, हम तो इनको भागने का रास्ता नहीं देंगे। इस दफ़ा हम इन चोरों का सारे रास्ते बंद करेंगे। ये जो हरासमेंट की जाती है पार्लियामेंट के अंदर और जिस तरह से अवाम का वोट
जिस तरह से उसको एब्यूज़ किया जाता है अपने ज़ाती मकासद के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, जहाँ मर्जी। इस मुल्क में अब सिर्फ 2 ही नज़रियात चलेंगे, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकिर। हम अब इंशाल्लाह पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि अवाम हमसे एक कदम आगे जा रही है, एक कदम नहीं 4 कदम। आज इस मुल्क में ये जो डिवाइड इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने फॉरेन एजेंडा को इस मुल्क के ऊपर लागू करने वालों ने जो डाली है, ये अनमिट है, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक तरफ पाकिस्तानी खड़े हैं, अब हम 22 करोड़ अवाम हमारे नुमाइंदे हैं, हम उनके पीछे रह गए, हम उनके पीछे चलेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो 25 साल स्ट्रगल की थी, उसका समर ये हमें मिला है पाकिस्तानी कौम को कि आज कौम मुत्तहिद है, कौम अच्छे बुरे में तमीज़ कर चुकी है, कौम ने फैसला कर लिया है। और इसका हम ये जो बातें कर रहे हैं, नहीं है ना, तहरीक-ए-एतमाद का सरप्राइज जो अपोजिशन को, ठीक है, या जो तहरीक-ए-एतमाद के मामला है, इसका वोटिंग करवानी है तो टाइम गेन कर रही है हुकूमत। जी सुमैया तहरीक-ए-एतमाद जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, तहरीक-ए-एतमाद का जो मामला, यही कौम का मामला है, आप कौम को इससे इनडिफरेंट नहीं रख सकते। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी एजेंडा को लेके आना चंद अरब रुपए की खेल है। यानी कि ये 22 करोड़ अवाम भेड़ बकरियां हैं, वो जाके नजरिए पे वोट दें, वो जाके किसी निशान पे वोट दें, और हम पार्लियामेंटेरियंस, वो भले उनका जिस मर्जी सियासी जमात से ताल्लुक हो, वो जाएं और एक टोकरे में बेच के आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। अब ये अवाम कह रही है, ये अवाम का फैसला है, ये कौम का फैसला है, वो किसी को नहीं करने देंगे, वो जिस सफ में भी होंगे। आज इस मुल्क में नई रवायत पड़ गई है कि अवाम ने अच्छे बुरे की तमीज़ कर ली। कौम बन जाती है कौम जब वो सही और गलत में फ़र्क करती है, जब वो अपने साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होने देती, जब अवाम अपने राइट्स को का खुद पैरा देती है, जिस दिन उस दिन वो कौम बन जाती है। आवाम कैसे देखिए, जरा मैं इस पर भी आऊंगी कि आवाम का इसमें क्या रोल है, क्योंकि सारा मामला रखी असम्बली में सरअंजाम देना। मैं आती हूँ इस पर भी आती हूँ। जरा कादिर खान मंदोखेल साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो कुछ हुआ और ज़ाहिर ये मुलतवी हुआ आज का इजलास, क्या ये वाकई हुकूमत जो कह रही है कि वही सरप्राइज़ का एक हिस्सा था जो हम देना चाहते थे अपोजिशन को, ये पहला सरप्राइज़ दिया हमने? यानी कानून के धज्जियां उड़ाना और आइन का मजाक उड़ाना, और जो एक उसूल बने हुए या एक मिसाल बनी हुई है उसको आइन से बालातर रखना, तो ये सरप्राइज है। तो फिर अल्लाह इनको मुबारक कर दे। 25 साल से तो ये ड्रामे कर रहे हैं ना, जिसको आप सरप्राइज कहते हैं। बात ये है, एक असम्बली का रेजोल्यूशन मोशन मूव हुआ है, और मोशन मूव हुआ है, और इसी दौरान इससे पहले एक मेंबर का इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमा दे। तो उसके बाद बकाया भी हमारे पीपल्स पार्टी के दौर में हमारे एक MNA साहिबा का जब इंतकाल हुआ, तो उसकी दुआ के बाद साहिबा का आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जितनी बाने बना ले, हमने कौन सा गलत काम किए। आइन की आर्टिकल 95 क्लास 1 के तहत हमने ये रेजोल्यूशन पेश किए है, और ये एग्जैक्टली इनकी अपनी हुकूमत के अंदर, बलूचिस्तान हुकूमत अभी 2-3 महीने पहले बदल चुकी है इसी कानून के तहत। तो हमने कौन से गलत काम किए, और ये जिस तरह गाली गलोच और जिस तरह ये जो लोफर जबान है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो इल्जाम लग रहा है आप पर, ये कोई गलत बात नहीं है? इल्जाम क्या लग रही है? हॉर्स ट्रेडिंग का। और ये जो 2018 में पूरे पाकिस्तान में जहाज घुमा के और ये बनी गाला ले जाते थे और वहां मफलर पहनाते थे, वो विकेट था। नहीं, तो मैं तो यही पूछ रही हूँ, वो सही अमल था? ये सही अमल है? और आज जो उनके लोग वापस अपनी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो फिर लोटे हो गए। तो ये तो दौरा मयार तो इनका अपना ही है। और दूसरी बात ये कि हमें इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और अगर इतनी बहादुर है और इतनी खुददार है, तो आज असम्बली का इजलास जिस तरह ये भाग रहा था, या एक पिछले 15 दिन से जो भाग रहा है आइन के दर्जा उड़ा के, तो ये इजलास बुला ले, 15 मिनट पता चल जाएगा हमने 172 नहीं पेश किए, और उनसे मांग लेंगे, अल्लाह खैर सलाह, ये बाकी मानता हुकूमत चला ले। इसमें कौन सी गलत बात है, उसमें कौन सी शर्म है, इनमें कौन सी कोई पार तोड़ने वाली बात? तो आपको लग रहा है पीर के रोज अमला हो जाएगा ये तहरीक-ए-एतमाद का मामला? वोटिंग होगी इस पर पीर के रोज 28 को? वोटिंग नहीं होगी, नहीं होगी।
इसका तरीकाकार ये है, इसका तरीकाकार ये है कि जब ये रेजोल्यूशन पेश करेंगे तो उसका 3 दिन कम से कम उस पर डिबेट होगी और मैक्सिमम 7 दिन, तो यानी 7 दिन के अंदर उसको वोटिंग के लिए पेश करना पड़ेगा। शुरू की डिबेट के लिए हाउस जो है ना वो करना पड़ेगा। तो कानून ये है, लेकिन ये डिले करे, अगर आज ये ओपन कर दे तो 3 दिन पूरे हो जाते हैं मंडे को, तो मंडे से वोटिंग हो सकती थी, लेकिन अब मंडे को नहीं होगी। अब मंडे के बाद 3 दिन है, उसके बाद वो किसी दिन भी वोटिंग के लिए स्पीकर रख सकता है। सही है, पॉइंट टेकन। मुसर्रत साहिबा, जाहिर है जब ये एक इजलास जो कि हुआ, बार बार ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये तो आईनी तरीका है, और यहाँ तक कहा ऑपोजिशन ने कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए स्पीकर पर। स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो बहस करवाते, आज करारदाद को जो ज़ाहिर एजेंडे का हिस्सा थी उस पर बात की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़ाहिर पीर को भी नहीं होगा, पीर को अगर बहस के लिए सारा ये अमलन होता है तो उसके बाद जाके ये वोटिंग होगी। तो क्या लग रहा है कि हुकूमत के पास नहीं है नंबर्स, इसीलिए ये सारा मामला हो रहा है, या स्पीकर जो हैं वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? क्या है, क्या मामला? देखिए सुमैया, इनकी बातों से ऐसे पता चलता है कि जैसे हमजा के अकवाले ज़रिए हैं कि बच्चों करप्शन तो होती है, वो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों से खिताब फरमाते थे। इसी तरह जरदारी साहब के अकवाले ज़रिए भी तारीख में लिखे जाएंगे कि लोटा क्रेसी तो होती है, ज़मीर फरोशी तो जायज़ है, इस पर तो बात ही ना करें, नंबर पूरे करें। नंबर तो इन्होंने पूरे करने हैं, ये जितने मर्जी बोरियों के मुंह खोल रहे हैं। इनके अवाम जो खरीद रहे हैं लोटों को और जो लोटे बनने के लिए तैयार बैठे, इनको अवाम इस बात का जवाब देंगे जब ये तो लोटों का तो बाइकआउट करना चाहिए ना तमाम सियासी जमातों को। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है इसमें सुमैया, सुन तो ले सुमैया, अवाम इनका बाइकआउट करेगी तो लोटों का रास्ता बंद होगा ना। अच्छा। और वो अवाम कर चुकी है, बाय द वे अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। जो इंटरेस्टिंग चीज है कि अब मीडिया जब इनको कवर करने जाए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो 60 टिश्यू के डिब्बे जरूर लेके जाइएगा 27-28 के बाद, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से धाड़े मार मार के रोना है ना, और कभी किसी पे इल्जाम देंगे, कभी किसी पे इल्जाम देंगे, और फिर इनको कंधा नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये अपना सियासी कब्रस्तान सज धज के खुद ही बना चुके हैं। ये देखें, इन्होंने हमेशा इमोरल पॉलिटिक्स की, करप्शन की, ये इस चीज को बुराई समझते ही नहीं थे। जब आपके अवाम ने, जिन्होंने आपको वोट देना है, 22 करोड़ अवाम और ये चंद लोग, चंद खानदान, तो 22 करोड़ इन पे भारी पड़ने वाले हैं, भारी पड़ चुके हैं। वो इनको बताएंगे दाल आटे का भाव, जमीर खरीदने का भाव, एब्सोल्युटली नॉट कहने के मशवरे देने वालों को, और यूरोपीय यूनियन से बिगाड़ने की क्या जरूरत थी, ये बातें करने वाले को अब अवाम बताएंगे। अवाम ने मजा चख लिया है गुड गवर्नेंस का, आजाद खारजा पॉलिसी का, आजाद कौम होने का, अमेरिका की डू मोर पॉलिसी को रिजेक्ट करने का, एब्सोल्युटली नॉट कहने का। एक जिंदा कौम और एक गुलामी वाली जो कौम माजी में थी, उसमें बड़ा फर्क है, जिसको ये नहीं समझ रहे। महंगाई का मजा भी बहुत चखा है अवाम और वो मैं और आप नहीं दिलाएंगे। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना काम पूरा कर लिया। नहीं, देखो, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना काम पूरा कर लिया, अब उनके तो सुख के दिन शुरू हो गए, और इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। हम इनका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, और 22 करोड़ अवाम को भी इनका शुक्र अदा करना चाहिए कि इन्होंने हमें जिंदा कौम बनाया। ये चोरों का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ तो कौम एक साइड पे इकट्ठी होगी। इन्होंने जब गुलामी वाली लाइन ली, अवाम ने कहा नहीं, हम आजादी वाली लाइन लेंगे, जो इस मुल्क को सूट करेगा हम वो करेंगे। इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहने को रिजेक्ट किया, अवाम ने उसे एक्सेप्ट किया। तो एक इतनी वाज़े डिवाइड है जिसको अब ये इनका पैसा, ये इनके फेक किस्म के लॉन्ग शॉर्ट मार्च, इनके जो झूठे स्लोगन, इनके झूठे दावे, वो कभी भी उसको, उस डिवीजन को, उस लाइन को अब खत्म नहीं कर सकते। बिकॉज एक तरफ ये चंद मुफाद परस्त टोला और एक तरफ 22 करोड़ अवाम। कौन ठहरा है, किन मुल्कों में ठहरा है अवाम के समंदर के आगे? ये अब कोई सुनामी मार्च, बिलियन मार्च, मिलियन मार्च पीछे रह गए हैं। सीधा सीधा टक्कर है इनकी, हमारे साथ नहीं, हमने जो करना था कर दिया। इनकी टक्कर है अवाम के साथ, और वो कितने हैं? 22 करोड़, और ये चंद है, और इन चंद को वो मजा चखाएंगे। जो जो कुछ इन्होंने जुल्म किए हैं वो इसका बदला लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अवाम बदला लेंगे। चलें, पॉइंट आया। मंदुखैल साहब, इत्तेहादियों की क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुंचे मामला, कब ऐलान करेंगे इत्तेहादी आपके साथ होने का? तो भैया, इससे पहले एक गैर मुंतखब खातून मुंतखब मेंबर नेशनल असेंबली के सामने आवाम की बातें कर रहे हैं, तो 22 करोड़ आपके साथ रहे, तो फिर हमारे साथ जो 162 MNA है वो कहाँ से आए? वो कोई हिंदुस्तान से मुंतखब हुए? वो कहाँ से मुंतखब हुआ है? आवाम से हुआ है। आप तो नहीं मुंतखब, मैं तो मुंतखब आदमी बैठा हूँ, आवाम के वोटों से बैठा हूँ। तो ये भी तो हुकूमत मुंतखब हुकूमत है ना, वोट लेकर ही आई है। दूसरी बात, हाँ मुंतखब हुकूमत है, मैं मान रहा हूँ,
को भी मुंतखब किया है अवाम ने या अगलों ने किया, वो जो भी है वो का अलग डिबेट है। लेकिन सवाल ये, हम कौन सा गैर कानूनी बात करें? ये हवाम की धमकी दे रहे, ये हवाम की धमकी हमने बहुत सारे देखे हैं। और ये असल में ये आपने हर शहर में देखा होगा, एक शख्स दीवार के साथ खड़ा होता है, गुनगुनाता रहता है। अच्छा। सारा दिन एक चीज गुनगुनाता रहकर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत जल्द किसी दीवार के साथ खड़ा होने वाला है, ये अपना बाल नोचेगा और मैं नहीं छोड़कर जो ना वो। अच्छा, इत्तेहादियों का तो बता दें, इत्तेहादी का ऐलान करेंगे? देखिए, आप मुझे एक बात बता सुनिए, सिंपल सी बात। जी जी। मैं पीपल्स में आपको मिसाल दे, मैं पीपल्स पार्टी का रुकन कौमी असम्बली हूँ। अगर मुझसे पूछेगा किसको वोट दोगे, मैं एक सांस में बोलूंगा मैं पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी को दूंगा। जाहिर है। एक जो उनके वो पार्टी वजीर बैठे हुए, पंजाब की स्पीकर बैठे हुए, वो कह रहे हम हुकूमत से खुश नहीं है, तो इससे अंदाजा लगा रहे वो किसके साथ है। वो ऐलान कल हो जाएगा। बरमला तो नहीं कहा उन्होंने, आपसे कहा होगा? हम है, हमारे साथ एनक्यूम है 7 वोट अच्छा। है, हमारे साथ काफ लीग है 5 वोट है, हमारे साथ बाप पार्टी है इसके 5 वोट है, हमारे साथ 2 जीडीए के मेंबरान है, हमारे पास 19 लोग हैं। और हमें जरूरत सिर्फ 10 की बजाय हमारे साथ 19 तो इनके इत्यादि बैठे हैं। अच्छा। बाकी जो इनकी 40 लोग। तो ये बाज़ाब्ता ऐलान कब करेंगे इत्तेहादी 19 की वो आपके साथ हैं? ये कल कर लेंगे, आप जरा जलसे में करेंगे? कल ऐलान हो जाएगा आपके जलसे में होगा? वैसे तो हो चुका है, हम तो मुतमईन है, मगर एक रस्मी ऐलान जो है ना वो बाकी है। वो आप सर मीडिया के सामने तो उन्होंने ऐलान नहीं किया, आप पता नहीं आप कह रहे हैं ऐलान किया। देखिए सुमैया, जब एमक्यूएम के पास मौलाना फजल रहमान साहब गए तो उनकी होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रस्मी ऐलान बाकी है, बाकी हो चुका है। उससे ज्यादा और क्या तसल्ली चाहिए? कल क्या जलसे में देंगे सरप्राइज हुकूमत को? नहीं, हो गया ना, हम तो मुतमईन है 100%। और अगर नहीं है तो ये क्यों भाग रहा है? ये इजलास बुला दें, 5 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इजलास बुला लें, ठीक है, इजलास बुला लें। ये बताइएगा मुझे मुसर्रत चीमा साहिबा, आप भी कह रहे हैं इत्तेहादी आपके साथ हैं, ये भी कह रहे हैं इत्तेहादी आपके साथ हैं, और बीच में इत्तेहादी खामोश खड़े हैं, किसके साथ हैं इत्तेहादी? देखें, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है सुमैया, इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये लेके आए हैं। ये 172 नहीं, 100 पता नहीं, इनके पास 6000 लोग हैं, जितने भी हैं पूरे करें ना जाके पहले एक बार। लेकिन आप ये सुनने के लिए तैयार हो जाएं, कादिर मंदोखेल साहब जब अगला प्रोग्राम करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, वो क्या होगा? इत्तेहादी तो हमारे साथ थे, सारे हमारे साथ थे, एमक्यूएम भी साथ थी, फोन कॉल्स भी नहीं आई, दुनिया जमाना न्यूट्रल भी था। ये जो किसी को नहीं पता वो आपको पता है। के लिए तैयार है, मैंने तो कहा टिश्यू के डब्बे तैयार रखे। अच्छा। और अच्छा, टिश्यू के डब्बे तैयार रखे। ये बेसिकली सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इस दफा की जो अच्छी जो जबरदस्त सिचुएशन है, भाई मेरे भी हंस रहे हैं, वो ये है कि इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचने वाला। कि ये अब इनको चाहिए कि ये अभी से ये बयानियां सोच लें कि इल्जाम किस पे धरना है। ये इन्होंने नोट कर रही हूं आपकी बात, ये मैं नोट कर रही हूं। बयानियां अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार करके रखें। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्हें कहें कि जब शिकस्त का सामना करना पड़ता है, हमारा तो अच्छा एक सेकंड ना, हमारा कॉन्फिडेंस तो जैसा पहले दिन था आज भी वैसा ही है, लेकिन इनके जरा इनकी पिछली सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का रिकॉर्ड निकाले, कभी खुशी कभी गम का समा। तो अब आगे आज ये खुश है, कल ये रोने वाले हैं, और इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा इनकी सिचुएशन बदल रही है। और अवाम जो है और हम लोग मिलके इंशाल्लाह ये जो एक फनी सी फिल्म चलाई हुई है इन्होंने, हम इसको एंजॉय करेंगे। हम आज़ाद खारजा पॉलिसी वाले पाकिस्तान की, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले पाकिस्तान की, और तौहीन रसालत, नामुसे रसालत के मुहाफिज पाकिस्तान की सेलिब्रेशन इल्जाम लगा रहे हैं आप पर, क्या मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट लेने के लिए? इल्जाम किस पे डालना है और कौन सी कुव्वतों पे डालना है? ये इल्जाम लगा रहे हैं आप पर, मजहब कार्ड खेल रहे हैं आप वोट लेने के लिए। देखें, हमारा तो जो सबसे अगर हम ये जौन सा मर्जी इल्जाम लगाते रहे, पूरी मुस्लिम उम्मा खुश है और सारी नॉन मुस्लिम कुव्वतें भी खुश हैं कि इससे इंतशार फैलता था। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुस्लिम नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और एक तौहीन रसालत के इशू के ऊपर पूरी दुनिया में जिस तरह से बिगाड़ पैदा होता था, इसलिए उनकी ऐसा ना करें। लिहाजा ये ठीक है मुसर्रत साहब पॉइंट, लेकिन वक्त की कमी है। मंदोखेल साहब लास्ट पॉइंट। सवाल ये असली तवज्जो इस बात पे आ रही है कि रियासत मदीना इस्लाम का कौन ले रहा है। जरा इसका बैकग्राउंड में तो चले जाए
जरा वो अमेरिकन कोर्ट का फैसला तो सामने लिया है, जरा आली जैदी का कस्टोडियन का पता करे किसका है। ये रियासत मदीना चला रहे। आपने तो मैशत की बात की थी, आपने तो करप्शन की बात की। जरदारी का 110, अयान अली का भी सबको पता है, सिरे महल का भी पता है। और आप लोगों ने तो बीबी के नाम पे वोट लेते और बीबी की जिन्होंने बरहीना तस्वीरें फेंकी थी उनके साथ उनके साथ आप लोग स्टेट भी शेयर करते हैं, प्लेट भी शेयर करते हैं। नहीं, ये आ रहे हैं ना पहले, ये भी देखें, नहीं देखें, ये बात कर रहे हैं जाती ब्रेक ले रही हूँ। बेनजीर की दुनिया की नहीं, बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पार्टी भी आपका पॉइंट है कि आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, मंदुखेल साहब, मुसरत शीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। प्लीज ये दामन जो है अखलाकियात का, ये ना छोड़ा करें। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जुलाई 2021 का दिन था और मामला था इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद का इलाका E11, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक शख्स जिसका नाम उस्मान मिर्ज़ा बताया जाता है, वो एक लड़का और लड़की पर तशद्दुद करता है, उनको बरहना करता है, उनकी वीडियो बनाता है। उसके बाद जब ये मामला मंजर आम पर आया तो वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया और इन चारों मुलज़िमान को गिरफ्तार किया गया। ये मामला आगे बढ़ता रहा, इसकी प्रोसीडिंग्स होती रहीं और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि लड़का और लड़की दोनों ही अपने बयान से मुकर गए और लड़का और लड़की ने कहा हमारे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए गए, ज़बरदस्ती हमसे बयानात दिलवाए गए, ना ही इस वीडियो में हम मौजूद हैं, ना ही हमारे ख़िलाफ़ किसी ने कोई इस तरीके का अमल किया, ना ही हम पर किसी ने तशद्दुद किया। उसके बाद उस्मान मिर्ज़ा भी अपने इस तमाम तर जो कार्रवाई उसने की और जो कुछ उसने किया उससे मुकर गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद की ज़िलाई सेशन अदालत है जिसमें E11 वीडियो स्कैंडल में उस्मान मिर्ज़ा समेत 5 मुलज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस केस में कब कब क्या क्या हुआ और आज सज़ा सुनाई गई है, इसका क्या हवाला है, जानिए नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लम्हा ब लम्हा इस केस की प्रोसीडिंग के हवाले से हमें आगाह करते रहे हैं। नईम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि उस्मान मिर्ज़ा केस में थोड़ा बहुत मैंने बताया, लेकिन आप तफसील से बताइए कब कब क्या क्या हुआ, बीच में ये प्रोसीडिंग किस तरह से आगे बढ़ी और फिर आज जो फैसला सुनाया गया है वो क्या है? देखिए, ये 6 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुई जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट थी और जिसको देख के तकरीबन पूरे मुल्क में जो आवाम थे उनमें गम और गुस्से की लहर एक दौड़ी, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने भी क्विक एक्शन किया और FIR दर्ज की गई। दर्ज करने के बाद मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया और चूंकि ये वीडियो इतनी वायरल हो गई और इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर इतना रिस्पांस आया, मतलब लोगों ने इतना रिएक्ट किया, मुआशरे ने इतना रिएक्ट किया कि उसके बाद PM ने भी इसका नोटिस लिया। PM के नोटिस लेने के बाद मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया। अब इसमें 7 मुलज़मान गिरफ्तार हुए थे, जिनमें जो मरकज़ी मुलज़म था वो उस्मान मिर्ज़ा था। अब इन मुलज़मान को गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह रवायती एक पुलिस की कार्रवाई थी वो चलती रही। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि जो मुतासरा लड़की और लड़का थे वो सामने आने को तैयार नहीं थे। अब पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया अपनी मुद्दइयत में, लेकिन जो मुतासरा लोग थे, फ्री कैन थे, मुतासरा लड़की और लड़का, उनको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने उनको राज़ी किया। पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन की यकीन दहानी करवाई, उन्हें कहा गया कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसके बाद फिर मुलज़मान जो लड़की और लड़का हैं उन्होंने इसके ऊपर बयानात दिए, दफ़ा 164 के बयानात दिए जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने बयानात दिए जाते हैं और उन बयानात में लड़की और लड़के ने इनके ऊपर अच्छा ये ज़रा क्लियर करिएगा। नहीं, एक सेकंड, क्योंकि रियासत फरीक बनी थी इस सारे केस में, उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो मामलात हुए बीच में इनराफ किया गया, मुकर गए दोनों लड़का लड़की अपने बयान से, तो वो पेचीदगी बड़ी आ गई थी इस मामले में, लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। उस वक्त क्या हुआ था? बिल्कुल ऐसा ही है। ये जब वाक़या हुआ तो पहले भी इसमें रियासत ही मुद्दई थी, पुलिस की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हुआ था। दरमियान में आके केस ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा था और
मतलब जिस तरह एडिशनल सेशन जज अतार अब्बानी, मैं उन्हें भी सलाम पेश करूंगा, उन्होंने बड़ी तरीके से इस केस को चलाने की कोशिश चलाया, बल्कि इसको कंप्लीट किया। अदरवाइज जो मुल्जमान के वकला थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस केस को लिंगर ऑन किया जाए, जिस तरह वकला करते हैं उन्होंने भी कोशिश की। लेकिन जो एडिशनल सेशन जज हैं अतार अब्बानी, उन्होंने बड़े हौसले, बड़ी हिम्मत और बड़ी, जैसे कहते हैं ना, बुर्दबारी के साथ इस केस को चलाया, कंक्लूड किया। लड़की और लड़के ने एक दिन, अब होना यह था कि सारे गवाहान के बयानात तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे, अब लड़की और लड़के का बयान होना था। और जिस दिन उनके बयानात होने थे उस दिन उन्होंने वो तारीख थी और उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन वो उनके वकील जो थे वो भी उन्हें कॉल कर रहे थे और वो नहीं पेश हुए। अदालत ने 10 बजे के बाद 12 बजे का टाइम दिया, 12 बजे से 1 बजे का टाइम दिया और वकील से पूछा कि आप क्या ये लड़की और लड़का आ रहे हैं, तो उन्होंने वकील ने भी कहा कि मेरे राब्ते में नहीं है ये लड़की और लड़का। जिसके बाद फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। खैर लड़की और लड़के ने आके अपने बयानात बदले। बयानात बदलने के बाद एक जो है ये अवामी राय सामने आई, या लोगों को ऐसा लगा कि इस केस में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर जो है रियासत तो पहले भी मुद्दई थी, लेकिन रियासत ने उसके बाद फिर जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको कहा कि आपने इस केस से पीछे नहीं हटना और मजीद इसको तैयारी से करना है। तो जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने दोबारा से मतलब बड़ी जांफिशानी से फिर इस केस को लिया, हैंडल किया और ये सजा हुई। आम लोगों के जहन में ये था कि अब चूंकि लड़की और लड़का जो हैं वो मुनहरफ हो चुके हैं तो अब इनको सजा नहीं हो पाएगी। लेकिन अदालत ने और वकला हैं जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको केस को लड़ा और ये केस जो है एक मिसाल बना। अब इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि जो वकला की टीम थी, जो प्रोसिक्यूशन थी और इसके अलावा जो पुलिस थी, जब ये मामला हो गया उसके बाद रियासत ने इसके ऊपर रियासत इसके ऊपर खड़ी हुई कि हम इस केस को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद पुलिस दोबारा से, पुलिस के अफसरान भी अदालत के बाहर मौजूद होते थे और लड़की और लड़के को दोबारा से अदालत ने बुलाया, उनके बयानात लिए गए और उन बयानात के दौरान उन लड़की और लड़के, जब लड़की ने और लड़के ने ये बताया कि अदालत में ये बयान दिया कि जो वीडियो, सबसे इंटरेस्टिंग जो बयान था वो लड़की का था। मुतासरा लड़की ये कह रही है अपने बयान में कि मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मतलब उनसे लड़की से जब जेरा के दौरान वकला ने पूछा कि आपने ये दस्तखत किए हुए हैं, दफ़ा 164 का बयान है, तो लड़की ने ये कहा कि, और लड़की उस दिन बड़ी कॉन्फिडेंट भी नजर आई, लड़की ने कहा कि ये जो केस है, ये जो सारे बयानात हैं, चीजों के बावजूद जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स थी, जो वीडियोस थी, वो मौजूद थी और उन्हीं की बिना पर ये फैसला आज सुनाया गया है। जरा इस फैसले के बारे से बताइए। नहीं, इसमें देखें, इसमें सबसे अच्छी चीज, जो सबसे अहम चीज वो ये है कि इसमें जो साइंटिफिक एविडेंस है वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। पुलिस ने इस वीडियो का फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाया, इसके अलावा मुल्जमान जितने थे उनका ऑडियोग्राफिक टेस्ट करवाया गया, लेबोरेटरी से वो करवाए गए और वो इस केस में ठोस शवाहिद के तौर पे इसके साथ लगाए गए, जिसके बाद अब इन गवाहान की जो मुनहरफ होना था उनकी बहुत ज्यादा अहमियत ना रही। अगर ये सबूत, अगर ये लेबोरेटरी के टेस्ट इसके साथ ना होते तो शायद केस कमजोर हो जाता। आज भी अदालत ने मुल्जमान को बुला के पूछा कि आपने ये क्यों किया, तो मुल्जमान तो जिस तरह फर्द जुर्म आयद होती है उसके बाद मुल्जमान अपने से इनकार किया जाता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, कम से कम इस मामले का एक अच्छा फैसला आया है। बहुत शुक्रिया आपका नई मज़गर, हमें इस केस के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स होती रही और आज का फैसला बड़ी तफसीलन उन्होंने आगाह किया। नाज़रीन, एक और मामला है, वो है जानवरों में जो बीमारी है लिम्पी स्किन की, वो आ गई है और उसकी बाद लोगों में ज़ाहिर एक अजीब बेचैनी पाई जाती है। गोश्त की फ़रोख्त 30% कम हो चुकी है
और ज़ाहिर है जो फ़रोख्त में तो नुमाया कमी देखी जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसका गोश्त खाना जो है वो मुज़र सेहत नहीं है, किसी किस्म का नुकसान कोई नहीं पहुंचता है। तो ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं कि वाकई क्या गोश्त खाने से कहीं इंसानों तक तो बीमारी नहीं पहुंचती है, क्योंकि लोग भी बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद है लाइफ स्टॉक के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो साहब। नज़ीर कलोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि ये वायरस जो कि जानवरों के लिए कितना ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कितना फैलाव तेज़ी के साथ इसका हो रहा है, वैक्सीन से किस हद तक इस पर काबू पा लिया, कोई गफलत भी हुई है क्या इसमें? सबसे पहले बात यह कि लंपी स्किन डिजीज का वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना आमतौर पे समझा जा रहा है। वो अभी तक दुनिया के अंदर 100 साल इसकी हिस्ट्री है, उसमें देखा गया है कि 15 से 20% मैक्सिमम बीमार लोग ये हो सकते हैं जानवर, और उनमें से भी 1 से 4% तक जो है ना वो उनकी मौत हो सकती है। सिंध के अंदर अभी तक सिर्फ ये गाय में पाया जा रहा है, बाकी दुनिया में गाय और भैंस में देखा गया। तो इस वजह से किसी और जानवर को ये नहीं लग रहा, तो इस वजह से इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है, और इंसानों को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ठीक है, और न कहीं लगा है 100 साल के अंदर। अब आते हैं इसकी दूसरी बात कि कोई गफलत हुई है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग बहुत डर जाते हैं। अगर आपके पास 100 गाय हैं और उसमें से 2-4 गाय में आ गया तो वहीं पे रुक जाएगा या एक आधा और जगह पे चला जाएगा। बस हम क्या करते हैं, उसमें गलती करते हैं कि लाइव वैक्सीन कर लेते हैं। वो वैक्सीन करने से उस टाइम जब आपके पास बीमारी चल रही है तो वो, क्योंकि वैक्सीन का वायरस उससे मिलता जुलता है, वो लाइव होता है, और जिससे बीमारी हो रही है वो भी हो रही है, तो दोनों मिलके फिर पूरा 100 का 100 जो है ना वो गाय उसमें इन्फेक्शन आ जाता है। तो इस वजह से हमें ये इस तरह की लोगों ने गलती की कि बगैर किसी अथोराइज वेटरनरी डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनकी इल्म के लाए बगैर वैसे ही आंखें बंद करके डर के मारे सबने जो है ना वो करना शुरू कर दी वैक्सीन। उस वजह से बहुत ज़्यादा तेजी से ये कराची के अंदर फैली। अब जिस तरह कलोड़ो साहब आप खुद कह रहे हैं गफलत हुई है, अब बीमारी फैल गई है काफ़ी हद तक, तो हर कोई ये सोच रहा है कि अब क्या गोश्त खाना ठीक होगा, क्या दूध दही इस्तेमाल करना ठीक होगा, और जाहिर है फिर डर के मारे लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो फरोख्त में भी कमी आ चुकी है। बिल्कुल ठीक है, और दुनिया में कहीं पे भी कोई इस तरह की अलामत नहीं मिली कभी भी ये इंसान में मुंतकिल हुई है। ये चिचक जो जिस तरह बच्चों में होता है बचपन में हमें, ये उसी किस्म का वायरस है, और अगर बच्चे को हो जाए उसको किसी भी आप जानवर के करीब रखें तो उसको जानवर को नहीं लगती। इसी तरह ये जो गाय वाला चिचक है ये फिर हमें इंसान को नहीं लगता, तो ये मुमकिन नहीं है और कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा गया। और अगर कोई इस तरह का, पहले ही बात यह है कि गोश्त और दूध आ नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास 80% भैंसों का दूध आता है और भैंस में बीमारी नहीं लग रही, 20% गाय का होता है, और गाय में भी जिसको ये बीमारी लगती है वो दूसरे दिन ही दूध देना छोड़ देती है। अच्छा, तो इन पे नहीं है। अगर उसका, और गोश्त तो बिल्कुल, क्योंकि वो हड्डियां बन जाता है जानवर, तो उससे गोश्त तो होता नहीं है, तो उसको स्लाटर करके करेंगे क्या, और स्लाटर हाउसेस के ऊपर भी बड़ी निगरानी की जा रही। तो अगर हो भी वायरस और अगर उसको पकाया खाया जाए कोई मसला नहीं है। दूध दही और गोश्त इतना ही महफूज है जितना इस बीमारी आने से पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में बस ये बता दें कि हुकूमती सतह पर इक़दाम क्या उठाए जा रहे हैं इस सारी सूरत हाल को काबू करने के लिए? 3 इक़दाम हम पहले कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया, तो हमने टीमें बना ली हैं। जहाँ जहाँ पे बीमारी है वहाँ पे हमारे लोगों से रब्ता जब किया जा रहा है तो वो वहाँ पे पहुँच के इलाज कर रहे हैं, उस बीमारी को सिम्टोमेटिक यानी अलामती इलाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने म्यूनसिपल अथॉरिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया और कंसर्न दिखाया वज़ीर सिंध की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। तो फिर हर जगह पे स्प्रे हो रहे हैं, क्योंकि इसकी मुंतकिली हो रही है, जो मच्छर है उसके, जिस तरह डेंगू मच्छर है जी, तो उसको एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो रहा है, तो इसी तरह ये भी वायरस जो है लंपी वाला वो मच्छर के थ्रू मुंतकिल हो रहा है, तो वहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है। ठीक है। तीसरी बात जो है वो हमने 6 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया कि परमिशन दे दें, हम बाहर से वैक्सीन मंगवाएं जब तक हम अपनी वैक्सीन बनाएं। हम अपनी वैक्सीन बना रहे हैं, उसके ट्रायल लगेंगे, 7-8 महीने लग जाएंगे। जब तक ठीक है, बाहर से वैक्सीन मंगाने के लिए ज़ाहिर सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर भी
ट्रायल हो रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे लाइव स्टॉक के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो साहब। बहुत शुक्रिया इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए। हमारे साथ अब मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आपने सुना कि डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो साहब ये कह रहे हैं कि वो जानवर, पहली बात तो उसको नहीं ज़िबा किया जाता जिसमें बीमारी होती है कि उसमें गोश्त बचता ही नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता वो जानवर जिसमें बीमारी मौजूद है लिम्पी स्किन की वो आ भी जाए तो उसको खाने से बीमारी इंसानों तक नहीं फैलती। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता होगा। प्रॉब्लम एक ये है कि हम ये देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे, ना हम अच्छे मुसलमान हैं ना हम अच्छे इंसान हैं। हमें शक ये होता है कि कहीं ना कहीं पे अगर ये बीमारी किसी जानवर में है तो हमें नहीं पता कि उसका गोश्त इस डर से, क्योंकि गुर्बत बहुत है, परेशान है, इससे पहले कि जानवर मर जाए उसको ज़बह करके उसको बेच दिया जाए और वो कहीं शादी ब्याह में, किसी तकरीब में, होटल में उसका गोश्त जो है वो कंज्यूम भी हो जाता है। तो ये एक इशू है नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि हमारा जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है किसी भी जगह पे वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम कहीं पे ये चेक कर सकें कि ये जो भी चीज़ें, हमारा फूड का जो निज़ाम है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, मार्केट में सही चीज़ बिक रही है नहीं बिक रही है, कौन आदमी क्या बेच रहा है, किसी की कोई मजबूत निज़ाम नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने घर में कोई किसी किस्म की भी बिरयानी बना के और आप बेच दें गाड़ी में रख के, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप कहाँ से बनाया है, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास बेचने का, आपने कहाँ से। आप मशवरा क्या देंगे, लोग गोश्त खाएं या नहीं खाएं? हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये वायरल प्रॉब्लम है और जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो खाना बनता है जब उसको बहुत अच्छी तरह से पका दिया जाए तो उसमें चांसेस वायरस लगने के कम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर दूध भी है तो वो भी बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है, पकाया जाए, अगर उसको बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया जाए तो भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि आपको नहीं पता कि अगर आप बाहर से कहीं से खा रहे हैं खाना पीना या कहीं ऐसी जगह पे, तो वहाँ जहाँ आपको पता नहीं है वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ ये एक वायरस प्रॉब्लम है, यू नेवर नो के आहार में भी लाए तो आगे कुछ भी हो सकता है। इसकी मिसाल कोरोना वायरस के हवाले से करता हूँ कि जब ये कोरोना वायरस आया था शुरू में, तो जब मैंने भी मालूमात की थी चाइना के अपने दोस्तों से, चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन से, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये सिर्फ जानवरों में है, अभी इंसान में किसी किस्म का कोई रिपोर्ट नहीं है कि इंसानों में ये ट्रांसफर हुआ है। लेकिन ये बात हो ही रही थी कि होते होते अचानक एक केस आया, 2 केस आया और पता चला फिर वुहान सिटी में जो है वो कुछ। लेकिन कोरोना एक बड़ी, एक ज़ाहिर आलमी वबा थी, ये एक लंपी स्किन है, स्किन की बीमारी है, तो क्या स्किन की बीमारी जानवरों से इंसानों को लग सकती है? देखिए ये ब्लड डिजीज, ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है। ये कीड़ा काटता है, एक से दूसरे जानवर में बैठता है, उसको लगता है। मेरा पॉइंट ये है कि कोरोना तो एक वबा फैली, मेरा पॉइंट ये है कि हमें अभी पता नहीं है, कोई डाटा फॉल है कि क्या ये इंसानों में ट्रांसफर भी होता है कि नहीं होता है। अभी तक तो ये प्रूफ हुआ है कि इंसानों में ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन यू नेवर नो, अगर बाद में जिस तरह से मैंने मिसाल दी कोरोना की कि यही होता रहा है कि इंसानों में ट्रांसफर नहीं होता है और जब हुआ तो ऐसा हुआ कि पूरा पेंडेमिक। तो फिलहाल देखिए डॉक्टर साहब, राय हमें लोगों को परेशान भी नहीं करना और हमें उनको आगाही भी देनी है। तो दूध दही के हवाले से बताएं, क्या वो इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि आप गोश्त तो फिर भी छोड़ सकते हैं, कोई और गोश्त खा सकते हैं आप। लेकिन कोई बिल्कुल आप खा सकते हैं, एहतियात है, हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, एहतियात करना है। अगर आप दूध लेते भी हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसको गर्म करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और लोगों को चाहिए कि इस पे मालूमात करते रहें, बिल्कुल डार्कनेस में ना चले जाएं, मालूमात करते रहें। ठीक है। अब दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, साइंस बहुत तरक्की कर रही है, इस पे काम हो रहा है, मजीद काम हो रहा है इस वायरस के ऊपर। और एक चीज और मैं गवर्नमेंट से मैंने देखा है कि ये लाइव स्टॉक का
कि जो लोग जो जानवर बीमार हैं उनको वैक्सीन उनको लगाई जाती है जो सेहतमंद है। तो खुदारा जो बीमार जानवर है उनको वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं है। वैक्सीन एक प्रिवेंटेबल प्रोसेस है, एक उसका बीमारी से रोकने का एक तदारुक किया जाता है। जिस तरह से हम पोलियो के वैक्सीन पिलाते हैं, खतरे पिलाते हैं या दूसरे चीजों के लिए वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हमें उन जानवरों को वैक्सीन लगाना जो सेहतमंद है ताकि वो बीमार ना हो। बिल्कुल सही। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया और कह रहे हैं कि अगर आप इस्तेमाल करना भी चाहते हैं गोश्त, दूध, दही तो इस्तेमाल करें, लेकिन एहतियात के साथ और अच्छी तरह पका के, अच्छी तरह गर्म करके इस्तेमाल किया जाए और एहतियात लाजमी है। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से और वबाओं से महफूज रखे। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।